अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हम देखेंगे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस और प्री सेप्टल सेलुलाइटिस। ठीक है, सो आपका ऑर्बिट का इंपॉर्टेंट एससीक्यू भी है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि ऑर्बिट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो आपने याद रखना है जो ऑर्बिट का स्ट्रक्चर होता है उसमें होता क्या है कि हमारे ऑर्बिट्स जो होते हैं उनकी जो शेप होती है ना वो पिरामिडल शेप होती है। ठीक है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर ये पिरामिडल शेप्ड है और इनके अंदर आईबॉल्स पड़े होते हैं। ठीक है, सो ऑर्बिट जो है ये पिरामिडल शेप्ड बोनी कैविटी है, ये आपका एमसीक्यू है। और इसमें एवरेज वॉल्यूम कितना आता है, 30 ml आता है। ठीक है, 30 ml का इसमें वॉल्यूम होता है, स्पेस होती है। 7 बोन्स इसको बनाती हैं। इसमें हमारे पास ऊपर से स्टार्ट करें फ्रंटल, नीचे आ गया मैक्सिला, साइड पे आ गया जाइगोमेटिक। ठीक है, अंदर की तरफ आ जाए स्फिनॉइड, नीचे आ जाए पैलेटाइन। ठीक है, ऊपर एथमॉइड भी है, लिक्राइमल है, लिक्राइमल साइड पे हो गया। तो फ्रंटल, मैक्सिलरी, जाइगोमेटिक, पैलेटाइन। ठीक है, इसके साथ साथ ये स्फिनॉइड और थिमोइडल है और इसके साथ साथ लिक्राइमल है। ठीक है, सो ये आपके पास 7 बोन्स मिलके इसको बनाती हैं। ये भी आपने याद रखना है एमसीक्यू के लिए। सो नेक्स्ट आपके पास जो है ये फिगर है, इससे आपको जो है वो ऑर्बिटल बोन्स जो हैं वॉल में पता चल जाएंगे और आपने याद रखना है। आपकी बुक में जो है इसका एक टेबल भी बना हुआ है ये वाला। ठीक है, सो ये फिगर जो है आपके पास सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो रूफ़ बना रहा है, रूफ़ कौन बना रहा है, मतलब ये जो ऑर्बिट के ऊपर क्या आया। सबसे पहले तो फ्रंटल बोन है आपके ऊपर। ठीक है, फ्रंटल बोन की जो ऑर्बिटल प्लेट होती है वो। ठीक है, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ द फ्रंटल बोन। इसके साथ साथ क्या होता है, लेसर विंग ऑफ स्फिनॉइड। ठीक है, ये दोनों मिलके जो है ये इसकी ऑर्बिट की रूफ़ बना रहे होते हैं। क्या क्या बना रहे होते हैं, फ्रंटल बोन की ऑर्बिटल पार्ट। ठीक है, और हमारी स्फिनॉइड बोन, स्फिनॉइड बोन का भी क्या, लेसर विंग। ठीक है, फिर आपके पास लैटरल बॉल आ जाती है। लैटरली अगर आप देखें तो ये जो आपको नज़र आ रहा है फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन का थोड़ा सा पार्ट आपके लैटरल बॉल बना रही है। कौन सा पार्ट, जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। ऊपर क्या था, ऑर्बिटल पार्ट, इधर क्या है, जाइगोमेटिक प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। ठीक है, फिर क्या है, ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनॉइड बोन। ऊपर क्या था, रूफ में क्या था, लेसर विंग था। लैटरल बॉल में क्या आ गया, ग्रेटर विंग आ गया। ठीक है, वही बोन्स हैं फ्रंटल बोन और जो है स्फिनॉइड बोन। ऊपर हमारे पास फ्रंटल बोन की ऑर्बिटल प्लेट थी और लेसर विंग था। लैटरल में जो है वो फ्रंटल बोन का जाइगोमेटिक प्रोसेस है और ग्रेटर विंग है स्फिनॉइड बोन का। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी जाइगोमेटिक बोन भी साइड पे आ जाती है। तो उसकी जो ऑर्बिटल सरफेस होती है ना जाइगोमेटिक बोन की, वो बना देती है हमारी लैटरल बॉल। ठीक है, सो फ्रंटल बोन हो गई, लैटरल बॉल में स्फिनॉइड बोन हो गई और हमारे पास फाइनली जाइगोमेटिक बोन हो गई। फिर हम नीचे की तरफ आ जाते हैं फ्लोर ऑफ ऑर्बिट में। तो फ्लोर में हमारे पास जाइगोमेटिक वही कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, जाइगोमेटिक बोन। इसके साथ साथ क्या है, मैक्सिलरी बोन, क्योंकि नीचे आ गई है। नीचे हमारे पास मैक्सिलरी के साथ पैलेटाइन बोन। ठीक है, सो नीचे कौन कौन सी होगी, जाइगोमेटिक, मैक्सिलरी एंड पैलेटाइन। ये आपको खुद भी पता चल सकता है कि नीचे ये तीनों बोन्स ही होती हैं। फिर आप मीडियल वॉल में आ जाए। मीडियल वॉल में क्या होगा, मीडियल वॉल में वही वाली मैक्सिलरी वाली भी इधर आ जाएगी जो नीचे थी। ठीक है, और यहाँ पे जो है ना बाकी 3 आ जाएंगी। बाकी 3 कौन सी हैं, लिक्राइमल। ठीक है, लिक्राइमल, इथमॉइड और स्फिनॉइड। इथमॉइड और स्फिनॉइड जो है, इसमें जो इथमॉइड थी वो हमने पहले कहीं भी नहीं पढ़ी, वो सिर्फ मीडियल में है। स्फिनॉइड जो है उसका हमने लेसर और ग्रेटर विंग जो है वो रूफ और लेटरल वॉल में देख लिया था, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपने स्फिनॉइड बोन याद रखनी है। स्फिनॉइड बोन होगी मीडियल में और जो है इथमॉइड बोन आ गई। इथमॉइड बोन जो होती है ये आपने याद रखना है कि सबसे वीकेस्ट बोन होती है यहाँ पे, जो ये वाला पार्ट है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, वीकेस्ट पार्ट होता है यहाँ पे, बहुत सी आर्टरीज़ वगैरह पास करी होती हैं, आर्टरीज़ वेंस वगैरह, और मतलब यहाँ पे मोस्टली प्रॉब्लम आती है पेशेंट को। ठीक है, सो मीडियली हमारे पास क्या हो गया, नीचे से जो है वो आ रही थी मैक्सिलरी बोन। ठीक है, और मीडियली जो है आके उसने लिक्राइमल, स्फिनॉइड और इथमॉइड के साथ कनेक्शन कर लिया। सो ये आपने इसकी याद रखनी है। उसके बाद हम सर्जिकल स्पेसिस इन ऑर्बिट की बात करते हैं। सर्जिकल स्पेसिस इन ऑर्बिट में बात करने के लिए आपको ना ये वाली फिगर अच्छे से आनी चाहिए। इसमें आपके पास सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी स्पेसिस हैं, उनके नाम आपको आने चाहिए। वो कौन कौन सी हैं, एक आपके पास पेरिफेरल स्पेस है, एक सेंट्रल स्पेस है, फिर आपके पास सब पेरिऑस्टियल स्पेस है, और फिर आपके पास जो है वो टेनन स्पेस है। ठीक है, ये 4 स्पेसेस होती हैं जो आपकी जो है एक्चुअली होती हैं आपकी सर्जिकल स्पेसेस इन ऑर्बिट, और ये आपके जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो सर्जिकल स्पेसेस में सबसे पहले हम सेंट्रल स्पेस की बात करते हैं। सेंट्रल स्पेस के नाम से आपको पता चल रहा है कि ये स्पेस जो है वो सेंटर में होगी। ठीक है, बिल्कुल ये जो आपको ब्लू कलर की स्पेस नज़र आ रही है ना, ये सेंट्रल स्पेस है। ठीक है, और ये आपको इसकी शेप किस तरह की नज़र आ रही है, कोन शेप्ड है ये।
ठीक है, ये ब्लू कलर की जो कोन शेप्ड है। इसके अलावा जो है ये जो आपको ब्राउन कलर के मसल्स, ये ब्राउन कलर के नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली मसल्स हैं। तो ये स्पेस जो होती है ना, ये बिल्कुल मसल्स के दरमियान में होती है। आप खुद सोचें, बिल्कुल मसल्स ने इस स्पेस को सराउंड किया हुआ है और स्पेस इन मसल्स की वजह से ही बन रही है। एक्स्ट्रा मसल्स जो आगे आगे लग रहे हैं ना आई के साथ, उन्होंने इस स्पेस को बनाया हुआ है। ठीक है, मसल्स इर्द गिर्द है और दरमियान में सेंट्रल स्पेस है। और इसको आप रेट्रोबल्बर स्पेस भी कहोगे। क्यों कहोगे? क्योंकि ये आंख के पीछे है। ठीक है, तो इस वजह से आप इसको रेट्रोबल्बर स्पेस भी कहोगे। और रेट्रोबल्बर स्पेस जो होती है, इसमें इंजेक्शन जो लगता है उसको आप रेट्रोबल्बर इंजेक्शन लगा कहते हो। ठीक है, और अगर इस ट्यूमर के अगर इस स्पेस के अंदर ट्यूमर बन जाए, ठीक है, तो उसकी वजह से एक्सियल प्रोप्टोसिस होती है। एक्सियल क्या होता है? इक्वली फॉरवर्ड पुश डिस्प्ले। मैंने आपको प्रोप्टोसिस पढ़ाते हुए बताया था कि एक्सियल प्रोप्टोसिस क्या होता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर कोई ट्यूमर बन जाए, खुद सोचे, तो वो पीछे से आईबॉल को सीधा आगे की तरफ धक्का देगा। तो आईबॉल जो है वो एक्सिस के अलोंग आगे फॉरवर्ड डिस्प्लेस करेगी। वो कोई ऊपर नीचे दाएँ बाएँ नहीं डिस्प्लेस करेगी, बिल्कुल सीधी जाके जो है वो आगे जाएगी। ठीक है, सो ये आपके पास इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सेंट्रल स्पेस है, किस तरह से बन रही है? एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की वजह से बन रही है। इसको हम रेट्रोबल्बर स्पेस भी कहते हैं। इसके अंदर रेट्रोबल्बर इंजेक्शन लगाते हैं और ये आपके पास कोन शेप्ड स्पेस होती है। ठीक है, अगर इसमें ट्यूमर्स बन जाएँ तो उसकी वजह से एक्सियल प्रोप्टोसिस हो जाती है। फिर हम बात करते हैं पेरिफेरल स्पेस के बारे में। जो पेरिफेरल ऑर्बिटल स्पेस होती है ना, ये आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये जो है ना पेरिफेरल एरिया में होगी, मतलब कि इर्द गिर्द जो एरिया होगा, सेंटर में नहीं होगी। ठीक है, और ये जो आपको ऑरेंज कलर की स्पेस नज़र आ रही है ना, ये एक्चुअली पेरिफेरल स्पेस है। पेरिफेरल स्पेस जो होती है ना, ये आपके पेरिओस्टियम और एक्स्ट्राओकुलर मसल्स के दरमियान में होती है। ठीक है, इसका आपको कैसे पता चलेगा? ये जो ब्राउन कलर के मैंने आपको बताया, ये एक्स्ट्राओकुलर मसल है। तो एक्स्ट्राओकुलर मसल और हमारे पास जो है पेरिओस्टियम। ठीक है, पेरिओस्टियम होती है जो बोन होती है ऑर्बिट की। ठीक है, तो ये जो पेरिफेरल स्पेस होती है, ये किस किस के दरमियान में होती है? मसल और हमारी जो होती है क्या, पेरिओस्टियम, उन दोनों के दरमियान में ये ऑरेंज कलर की स्पेस जो है, ये आपकी पेरिफेरल स्पेस है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है पेरीबल्बर रीजन है। ये पेरीबल्बर है, वो जो हमने सेंट्रल पढ़ी थी वो रेट्रोबल्बर थी क्योंकि वो आंख के पीछे थी। अब ये पेरीबल्बर क्यों है? क्योंकि ये आंख के साइड पे है, तो पेरीबल्बर। ठीक है, और यहाँ पे जो हम एनेस्थीसिया देंगे वो पेरीबल्बर एनेस्थीसिया हो जाएगा। और खुद सोचें, अगर यहाँ पे ट्यूमर बन जाएगा तो उसकी वजह से एक्सियल प्रोप्टोसिस होगा या नॉन एक्सियल होगा? नॉन एक्सियल होगा, क्योंकि वो आई बॉल को दाएँ या बाएँ जो है ना प्रोप्टोसिस करवाएगी, मतलब दाएँ या बाएँ धक्का दे देगी। ठीक है, ट्यूमर जो होगा। उसके बाद पेरिफेरल ऑर्बिटल स्पेस के बारे में बात करने के बाद हम बात करते हैं सब पेरिओस्टियल स्पेस। इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि पेरिओस्टियम के नीचे जो है ना ये स्पेस होगी। सब पेरिओस्टियल मीन्स के पेरिओस्टियम के नीचे जो है ये स्पेस है। ठीक है, सो इट इज़ अ स्पेस बिटवीन द पेरिओस्टियम एंड द बोन। जो हमारी बोन होती है और जो पेरिओस्टियम होती है ऑर्बिट की, उसको हम सब पेरिओस्टियल स्पेस कहते हैं। और इस पिक्चर में आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है। ठीक है, सो ये ग्रीन कलर की जो है ये सब पेरिओस्टियल स्पेस होती है और ये किसके दरमियान में होती है? बोन के दरमियान में और पेरिओस्टियम के दरमियान में। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअली जो अभी हमने टॉपिक पढ़ना है आगे, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, यहाँ पे एक्चुअली पस जो होती है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के केस में, मतलब कि सेलुलाइटिस मीन्स के इन्फ्लेमेशन होगी यहाँ पे किसी किस्म की, तो जो पस होती है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में वो इस सब पेरिओस्टियल स्पेस में जमा हो जाती है। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। फिर आ जाती है आपकी सब टेनन स्पेस। ठीक है, सब टेनन स्पेस के बारे में ये है कि जो हमारे पास टेनन्स कैप्सूल होता है ना, उसके नीचे ये स्पेस बनी होती है। ठीक है, टेनन्स से स्पेस से आपको पता चल रहा है कि टेनन्स कैप्सूल के नीचे जो है ये स्पेस होगी। ठीक है, सो इसको आप सब टेनन स्पेस कहते हो। टेनन स्पेस यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये सब टेनन स्पेस है बिकॉज ये टेनन्स कैप्सूल के जो है नीचे होती है। और कैटरेक्ट सर्जरी जो है उसमें हम यहाँ पे एनेस्थीसिया देते हैं सब टेनन स्पेस में। ठीक है, तो ये आपके पास था स्पेसिस, सर्जिकल स्पेसिस जो होती हैं पेरिफेरल, सेंट्रल, ठीक है, और सब पेरिओस्टियल और सब टेनन स्पेस। फिर हम बात करते हैं ऑर्बिटल सेप्टम की। ठीक है, ऑर्बिटल मींस के आई से रिलेटेड, सेप्टम मींस के कनेक्टिव टिश्यू है कोई। ठीक है, सो सेप्टम मतलब कि कोई चीज़ जो है वो डिवाइड कर रही है। तो ऑर्बिटल सेप्टम में एक्चुअली जो सेप्टम होता है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। सो इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ दैट फॉर्म्स द एनाटॉमिक बाउंड्री बिटवीन द ऑर्बिट्स एंड द लिड्स। ठीक है, मतलब सोचें कि हमारा जो ऑर्बिट है ना और हमारी जो आईलिड्स हैं, ठीक है, उन दोनों के दरमियान में जो एक सेप्टम है, जो कनेक्टिव टिश्यू की एक शीथ बनी हुई है, उसको आप ऑर्बिटल सेप्टम कहते हो।
एज यू कैन सी इन दिस फिगर, सबसे पहले ये देखिए ऊपर ब्लू कलर का आपको दिखाया हुआ है सुपीरियर ऑर्बिटल सेप्टम है और इन्फीरियर ऑर्बिटल सेप्टम है। तो ये ऑर्बिटल सेप्टम करता क्या है, ये हमारे ऑर्बिट और हमारी आइलेट्स को सेपरेट कर रहा होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की, दैट इज़ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट यूक्यू है और प्रॉफ में बहुत दफ़ा आता है। सो ऑर्बिटल मीन्स के इसमें आए कि क्या हो जाएगी, सेलुलाइटिस मीन्स के वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। सो हम इसकी डेफिनेशन में देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन में क्या होता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में, कि इट इज़ अ एक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है। इट इज़ अ एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ द ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यूज पोस्टीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम, ठीक है। अभी हमने ऑर्बिटल सेप्टम देखा और हमने ये देखा कि वो आइलिड्स और हमारे ऑर्बिट के दरमियान में होता है, ठीक है। आइलिड्स आगे होती हैं, ऑर्बिट पीछे होता है। अब जब ऑर्बिटल सेप्टम के पीछे हमारे पास जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, एक्यूट इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कहते हैं, ठीक है। सो पोस्टीरियर टू ऑर्बिटल सेप्टम, अगर तो पोस्टीरियर टू ऑर्बिटल सेप्टम इन्फेक्शन होगा ना तो उसको आप ऑर्बिटल सेलुलाइटिस कहोगे, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे एक चीज़ पढ़ेंगे प्री सेप्टल सेलुलाइटिस, उसमें क्या होता है ऑर्बिटल सेप्टम के आगे इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। सो ये आप एक डिफ्रेंशिएटिंग चीज़ होती है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में कि पोस्टीरियर टू ऑर्बिटल सेप्टम क्या होता है कि एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है ऑर्बिटल सॉफ्ट टिश्यूज़ का। तो सेलुलाइटिस का मतलब ये नहीं है कि सेल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इसमें जो ऑर्बिट के हमारे सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो है ना इन्फ्लेमेशन होती है, मीन स्किन वगैरह की, ठीक है। सो इट इज़ अ पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेलुलर टिश्यूज़, ठीक है, ऑफ द ऑर्बिट पोस्टीरियर टू द ऑर्बिटल सेप्टम, ठीक है। और इसकी वजह से ये आपने चीज़ याद रखनी है कि इट इज़ एन एमरजेंसी कंडीशन, बहुत ज़्यादा मेडिकल एमरजेंसी है, बिकॉज अगर पेशेंट के ऑर्बिटल सेप्टम के पीछे एक पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए, उसको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाए, तो पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो उसको ब्लाइंडनेस हो जाएगी, और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और डेथ भी हो सकती है। अब इसको हम देखेंगे आगे कि ब्लाइंडनेस पेशेंट को क्यों होती है और डेथ क्यों होती है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के पेशेंट्स। फिर हम बात करते हैं कॉजेज़ की। सो पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन है, इट मीन्स दैट यहाँ पे कोई पस प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होंगे और वो हमारे पास स्ट्रेप निमोनिया हो सकता है, स्ट्रेप ऑरियस हो सकता है, एच इन्फ्लुएंजा हो सकता है, ठीक है। और ये किस तरह से यहाँ पे आएंगे, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ठीक है, तो वो नेज़ल डीकंजेशन के जो लोग होते हैं उनमें होता है, मतलब उनकी नाक के अंदर कोई प्रॉब्लम है ना, स्ट्रेप निमोनिया बैठा हुआ है, वो यहाँ से आ जाएगा। स्टेफ ऑरियस स्किन के अंदर आपको पता है नॉर्मल फ्लोरा होता है, और कोई भी इंजरी हो, कुछ भी हो जाए, तो स्टेफ ऑरियस यहाँ पे आके ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करवा सकता है। एच इन्फ्लुएंजा जो होता है ना, इसने पहले से कोई साइनोसाइटिस करवाया होता है, साइनस की इन्फ्लेमेशन करवाई होती है, तो यहाँ पे ये जब आँख के अंदर आ जाएगा तो उसको हम एच इन्फ्लुएंजा कैटेगराइज करेंगे कि उसका इन्फेक्शन हो गया। सो इसमें स्टेफ ऑरियस होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, और हमारे पास एच इन्फ्लुएंजा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो इसमें होता क्या है कि इसके मोड ऑफ़ इन्फेक्शन में कि पेशेंट को कोई ट्रॉमा हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो ट्रॉमा हुआ एकदम से, कोई पेशेंट को आँख के करीब चोट लगी और वहाँ से फिर जो है स्टेप्टोकोकस ऑरियस जो होता है हमारी स्किन में बैठा होता है, वहाँ से चोट के थ्रू वो ट्रॉमा के थ्रू अंदर आँख में चला जाएगा और ऑर्बिटल सेप्टम के पीछे जाके वहाँ पे पुरुलेंट इन्फ्लेमेशन करवा देगा, जिसको ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाएगा पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा जो है पेशेंट को एक्सटेंशन ऑफ इन्फेक्शन हो सकती है, जैसे साइनसिस में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे मैंने आपको भी बताया कि पेशेंट को पहले से कोई जो है साइनसाइटिस हुआ था, ठीक है। मोस्टली जो इथमॉइडल साइनस होता है ना, वहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि इथमॉइडल जो होता है ना एरिया, ये बहुत ज़्यादा वीक एरिया होता है, तो मोस्टली यहाँ पे जो है ना साइनस डिजीज़ होती है, वो यहाँ से मतलब पहले से कोई साइनोसाइटिस हुआ, वहाँ से वो बैक्टीरिया जो है एच इन्फ्लुएंजा मोस्टली जो होता है वो आता है और फिर वहाँ से आके ऑर्बिटल सेप्टम के पीछे इन्फ्लेमेशन करवाता है, उसकी वजह से ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी इन्फेक्शन हुआ हो, पेशेंट को पहले से कोई डेंटल इन्फेक्शन हो, ठीक है, या एक्यूट हॉर्डोलियम हो, या प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो, ठीक है। प्री सेप्टल सेलुलाइटिस मैंने आपको बताया जो ऑर्बिटल सेप्टम के आगे इन्फ्लेमेशन होती है, वहाँ से वो ट्रांसमिट करके जो है पीछे चला जाएगा, आगे की तरफ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करवा देगा, ठीक है। इसके अलावा पेशेंट को एंडोजनस इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी मतलब अंदर पहले से कोई बैक्टीरिया हुआ था, उसके ब्लड में कोई बैक्टीरिया बैठे हुए थे, वो आ गए यहाँ पर, ठीक है। या पोस्ट सर्जिकल हो सकता है कि पेशेंट की सर्जरी हुई थी, उसकी वजह से कोई भी सर्जरी के थ्रू जो है ना पेशेंट को, लाइक DCR पेशेंट ने करवाया था जो हमने लिक्रैमल प्रिटिस के केस में देखा था, या एक ट्रोपियन की सर्जरी हुई थी, तो उसकी वजह से फिर बैक्टीरिया अंदर चले गए और उन्होंने
जो है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस करवा दिया। इसके अलावा एंडोफ्थेल्माइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें भी ट्रॉमा सर्जरी एज अ होल, अगर हम देखें ट्रॉमा सर्जरी है, साइनस डिजीज़ है, या पहले से कोई बैक्टीरिया ब्लड में आए हुए थे एंडोजनस, या हमारे पास एंडोफ्थेल्माइटिस के जो पेशेंट्स होते हैं, तो इसकी वजह से जो है वो हमारे पास क्या होता है कि इसके कॉजेज़ हैं ये, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सोजनस कॉजेज़ हो सकते हैं, एंडोजनस कॉजेज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हो जाती है। ये आपके पास पेशेंट है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस का, ठीक है। तो इसको देखें, प्रोप्टोसिस हुई हुई है और रेड एडिमेटस लिड्स है, सारी उसकी आंख जो है स्वेल हुई हुई है, रेड हुई हुई है, ठीक है। सारे इन्फ्लेमेटरी साइंस जो हैं वो शो हो रहे हैं इसके अंदर। एक्यूट केस है ना, ये पेनफुल भी होगा ऑब्वियसली। तो सिम्टम्स हम देख लेते हैं कि पेशेंट को एकदम से जो है रैपिड ऑनसेट ऑफ पेन होती है कि जो है जैसे वो अपनी आँख को मूव करने की कोशिश कर रहा होता है वो नहीं होती एक तो, और दूसरी उसको बहुत ज़्यादा पेन होती है, उसकी आँख स्वेल हुई होती है, जैसे अभी हमने देखा। उसको साथ में फ़ीवर की हिस्ट्री भी होती है, ठीक है। आपने ये याद रखना है कि जो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होता है ना, इसमें फ़ीवर भी होता है इन्फेक्शन की वजह से, मलेज होता है पेशेंट को, सिस्टमिक साइंस आ रहे होते हैं, ये आपने याद रखना है। रिस्ट्रिक्टेड पेनफुल ऑक्यूलर मूवमेंट होती है, ठीक है। पेशेंट जो है वो अपनी आंखें मूव नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्शन हुई होती है ऑक्यूलर मूवमेंट में, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन, अभी आपने एक पिक्चर देखी है, उसकी आंख इतनी स्वेल हुई हुई है, इतनी ज़्यादा कि उसकी मूवमेंट कैसे होगी, ठीक है। सो पेन होगी, स्वेलिंग होगी, फीवर होगा और रिस्ट्रिक्टेड ऑक्यूलर मूवमेंट्स होंगी। साइंस की हम बात करें तो पेशेंट का हम जब फीवर चेक करेंगे तो वो उसका हुआ होगा, ठीक है। इसके अलावा उसकी जो है पेरी ऑर्बिटल और लिड एडिमा हम नोट करेंगे कि सारी आईलिड्स उसकी जो है वार्म टेंडर होंगी। इसके अलावा उसकी कंजक्टिवल कीमोसिस हुई होगी, उसकी प्रोप्टोसिस हुई होगी। हम उसके एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मूवमेंट्स चेक करवाएंगे तो वो पेनफुल होंगे। हम उसको कहेंगे तो तुम इस तरह मूव करो अपनी आंखों को, कहेगा मुझसे तो नहीं हो रही, बहुत पेन है। इसके अलावा हम फंडस एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें कभी कभार वहाँ पे जो है कंजेशन ऑफ रेटिनल वेजल्स मिल सकती हैं, डिस्क एडिमा मिल सकता है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन इतनी ज़्यादा होती है इसमें ना। आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के पेशेंट्स में पूरी आंख का ही मसला होता है एक किस्म का, ठीक है। क्योंकि ऑर्बिटल सेप्टम के पीछे है ना, इस वजह से तो पीछे फंडस में भी जा सकता है, तो वहाँ पे भी रेटिनल वेजल्स की कंजेशन और एडीमा हो सकता है। इसके साथ साथ पेशेंट की जो विजुअल एक्विटी होती है ऑब्वियसली कम हुई होगी, इतनी बुरी आंख का हालत है, तो विजुअल एक्विटी कैसे सही रहेगी, तो डिक्रीज विजुअल एक्विटी होगी और उसका जो प्यूपिलरी रिएक्शन होगा वो भी कम होगा। हम लाइट लेके आएंगे, पेशेंट की प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ठीक है। फिर हम इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। इन्वेस्टिगेशन से पहले हम इसकी डीडी देख लेते हैं कि पेशेंट जो है वो उसको मतलब डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है। हम सोच सकते हैं कि पेशेंट की इस आंख को देख के कि उसको जो है वो कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है इडियोपैथिक, ठीक है, या उसको रेब्डोमायोसार्कोमा है। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स अपनी मूवमेंट नहीं कर पा रहा ना, तो हमें लग सकता है कि मसल का ट्यूमर है, या हम ल्यूकीमिया इसको सजेस्ट कर सकते हैं, या मेटास्टेटिक डिजीज़ है, या रप्चर्ड डर्मोइड सिस्ट है, ठीक है। इसके बाद हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, तो उस इन्वेस्टिगेशंस में ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन है तो हम उसके लिए CBC-ESR करवाएंगे। प्रोप्टोसिस में भी हमने क्या करवाया था, CBC-ESR करवाया था। एक्सरे करवाएंगे, CT स्कैन, MRI करवाएंगे, सेम ये वही प्रोप्टोसिस वाली है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, हम वो ब्लड सैंपल भी लेंगे, कंजक्टिवल और नेजल स्वैब भी लेंगे, ताकि हमें पता चल सके कोई जो है वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिजम्स हमने देखे हैं स्टेफ ऑरियस, निमोनिया और जो हमारे पास एच इन्फ्लुएंजा है, तो उसको रूल आउट करने के लिए हम जो है स्वैब्स वगैरह भी लेंगे, ठीक है। सो ये आपने देख लिया। उसके बाद हम ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि इट इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी एंड यू हैव टू ट्रीट इट। सो सबसे पहले आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दोगे, फिर सर्जिकल दोगे। मेडिकल ट्रीटमेंट से भी पहले आपने याद रखना कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। पेशेंट को हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है तो हमने उसको कंट्रोल करना है, तो पेशेंट को हम हॉट कंप्रेसेस देंगे, ठीक है, ताकि उसकी आँख को सुकून मिले। और इसके बाद हम मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे। मेडिकल ट्रीटमेंट में ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, तो हम क्या देंगे पेशेंट को। इसमें आपने याद रखना हॉस्पिटल एडमिशन इज़ नेसेसरी, कि हमने पेशेंट को एडमिट करवा लेना है, बिकॉज हमने देखा कि ये जो है हमारी नज़र भी जा सकती है इससे, और इसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। सो वी हैव टू पेशेंट को एडमिट करना है हमने हॉस्पिटल में। उसके बाद हमने IV एंटीबायोटिक स्टार्ट करवानी है। हमने रैपिडली उसकी बॉडी के अंदर जो है सिस्टेमिकली IV एंटीबायोटिक्स देनी है, जिसमें हमने वैनकोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल देनी है 4 दिन के लिए, यहाँ तक कि पेशेंट का जो फीवर है वो कम हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने पेन किलर्स पेशेंट को देनी है, एनर्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे देनी है। इसके बाद एंटीबायोटिक्स दे देनी है, नेज़ल डिकंजेशन दे देनी है उस केस में जब पेशेंट को साइनोसाइटिस हुआ हो, ठीक है, पेशेंट को स्नीजिंग और इस तरह की फ्लू वगैरह हुआ हो। फिर सर्जिकल में हमने जो है वो जो ऑर्बिटल एब्सेस बनी हुई है उसको इंसाइज और इंसियन के ड्रेनेज कर देना है।
सो सिंपल सी ये जो है मेडिकल और इसकी सर्जिकल ट्रीटमेंट है। और सर्जिकल ट्रीटमेंट में जो यहाँ पे आपकी नहीं लिखी हुई वो एक होती है कैंथोटोमी। कैंथोटोमी हम क्या करते हैं, जो कैंथस होता है ना हमारा, जो होता है, आपको पता है ना, मीडियल और लैटरल कैंथस होते हैं ये वाले। तो यहाँ पे हमने कट करना होता है, इंसिजन या कटिंग देनी होती है, और इससे जो है वो ऑर्बिटल प्रेशर रिलीज़ हो जाता है। पेशेंट की आंख में इतनी प्रेशर हुआ होता है तो उसको रिलीव करने के लिए फिर हम जो है ना कट लगाते हैं वहाँ पे कैंथस में, ताकि उसके जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से जो ऑर्बिटल प्रेशर ज़्यादा हुआ है वो रिलीज़ हो जाए ऑर्बिटल प्रेशर। ठीक है। सो ये आपके पास फिगर है, इसमें देखें हमने सबसे पहले उसको एनेस्थीसिया दिया पेशेंट को, उसके बाद हमने जो है वो उसकी कटिंग वगैरह करके, ठीक है, उसके जो कैंथस है उसको हमने जो है मतलब ऑर्बिटल प्रेशर उसे रिलीज़ कर लिया। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि सर्जिकल में एक हमारे पास ये आ जाता है कि इंसिजन एंड ड्रेनेज कर देनी होती है एब्सेस के केस में, और दूसरा हमने कैंथोटोमी कर देनी होती है। फिर कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसमें 3 तरह की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और ये आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और इंट्राक्रैनियल कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि पेशेंट का जो आँख है उसके अंदर ऑर्बिटल सेलुलाइटिस हुआ हुआ है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से जो है उसका एक्सपोजर केराटोपैथी हो सकती है, उसको ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है। ठीक है, जिसकी वजह से उसको ब्लाइंडनेस हो जाएगी। तो आपने जो है याद रखना है कि पेशेंट की ब्लाइंडनेस की कॉज क्या है, ऑर्बिटल जो ऑप्टिक न्यूरोपैथी, उसकी ऑप्टिक नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी उसकी वजह से। रेज्ड आईओपी होगा पेशेंट को, और उसकी जो पीछे सेंट्रल रेटिनल आर्टरी या वेन है वो अक्लूड कर जाएगी। ठीक है। सो ये ऑक्यूलर कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें मोस्टली जो आ रही है वो यही हो रही है कि जो ऑप्टिक नर्व है और सेंट्रल रेटिनल आर्टरी है उनकी इंक्लूजन हो रही है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो रही है, एक्सपोजर केराटोपैथी हो रही है पेशेंट को, और रेज्ड आईओपी हो रहा है, पस बहुत ज़्यादा है ना तो उसकी वजह से। सो इट इज़ अ साइड थ्रेटनिंग केस। ठीक है। नेक्स्ट ऑर्बिटल कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसमें आपने जो है कि ऑर्बिट की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, कि ऑर्बिट में क्या हो सकता है, सब पेरिओस्टल एब्सेस बन सकती है, ऑर्बिटल एब्सेस बन सकती है, और क्रेनियल नर्व जो ऑर्बिट में प्रेजेंट है उनकी पाल्सीज हो सकती हैं। फिर इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। ठीक है। सो इंट्राक्रेनियल में यही होता है ना कि पीछे चला गया हमारा बैक्टीरिया, ठीक है, ब्रेन के अंदर, तो वहाँ पे जाकर उसने मेनिंजाइटिस करवा दिया, ब्रेन एब्सेस बना दी। ठीक है। और इसके अलावा लाइफ थ्रेटनिंग जो इसका केस होता है, मैंने आपको बताया था ना, इसकी जैसे डेथ होती है, और डेथ का जो कॉज होता है वो कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस होता है। तो आपने ये याद रखना है कि साइड थ्रेटनिंग क्या है, ऑप्टिक न्यूरोपैथी, और लाइफ थ्रेटनिंग क्या है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है। सो ये आपने याद रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं प्री सेप्टल सेलुलाइटिस की। तो इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस से। तो उसके लिए हमें जो है ना इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले प्री सेप्टल सेलुलाइटिस जो होता है ना, ये एक्यूट इन्फेक्शन होता है सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ का। और इसका डिफरेंस क्या होता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस से, कि ये ऑर्बिटल सेप्टम के एंटीरियरली होता है। ठीक है। ऑर्बिटल सेप्टम के पीछे होगा तो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस होगा, आगे होगा तो प्री सेप्टल सेलुलाइटिस होगा। इसका कॉज क्या होता है, इसका कॉज जो है स्टेफ ऑरियस तो स्टेप पायोजीनीज होता है। ठीक है। स्टेफ ऑरियस सेम है, लेकिन बाकी जो स्टेप नमोनिया और एच इन्फ्लुएंजा थे वो हमारे ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में थे, यहाँ पे स्टेप पायोजीनीज है। मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है, साइनसाइटिस की वजह से हो सकता है, या जो कि हमारे पास है, मतलब साइनोसाइटिस किसी को पेशेंट को हुआ था वहाँ से प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो गया, या बाहर से कोई एक्सोजनस इन्फेक्शन होता है। इसका डी बनता है कि पेशेंट की आंख को जब हम देखें ना, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक्चुअली प्री सेप्टल सेलुलाइटिस है। इसकी आंख को जब हम देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है जैसे किसी कीड़े ने काटा हुआ है, इंसेक्ट बाइट हुई हुई है। ठीक है। लेकिन होता नहीं है, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। तो जो हमारे पास प्री सेप्टल सेलुलाइटिस होता है इसमें एक्सोजनस इन्फेक्शन, इंसेक्ट बाइट, ठीक है, उसकी वजह से भी प्री सेप्टल सेलुलाइटिस हो सकता है। इसके अलावा जो है हमारे पास हेमाटोजेनस स्प्रेड हो सकता है, कि पेशेंट को पहले से कोई मिडल ईयर का इन्फेक्शन था या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, तो वहाँ से ब्लड के थ्रू जो है वो स्टेफ ऑरियस या स्टेप पायोजीनीज जो है वो यहाँ पे आ गया। तो ये 3 इसके जो है मोड्स ऑफ इन्फेक्शन है, या तो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स से आ जाएगा इन्फेक्शन, या एक्सोजेनस इन्फेक्शन होगा, या हेमाटोजेनस स्प्रेड होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। सो इधर हमने अभी देख लिया कि पेशेंट को एडीमा हुआ था, टेंडर थी जगह, ठीक है, रेड थी जगह। इसके अलावा प्रोप्टोसिस इसमें नहीं होती। ठीक है, याद रखना है। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में प्रोप्टोसिस होती है, यहाँ पे नहीं होती। इसके अलावा पेन होती है पेशेंट को,
ठीक है। सॉरी, पेन भी नहीं होती पेशेंट को। विजुअल एक्टिविटी और जो हमारे पास वो भी लॉस नहीं होती, क्योंकि ऑप्टिक नर्व यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती। उसकी वजह से प्यूपिल रिएक्शन भी नॉर्मल रहता है, मतलब लाइट का जो रिएक्शन होता है पेशेंट का प्यूपिल का वो भी नॉर्मल होता है, वो कंस्ट्रिक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशंस की यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा क्योंकि सिस्टेमिकली इतना नहीं होता इन्फेक्शन ना। ट्रीटमेंट हम बात करें तो ट्रीटमेंट जो है वो हमारे पास होता है, इसमें ओरल और आईवी एंटीबायोटिक्स देते हैं पेशेंट को, और इसके अलावा जो है वो एनाल्जेसिक्स दे के पेशेंट को घर भेज देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेशेंट को घर भेज देना चीज़ें दे के, वहाँ पे हमने एडमिट करवाना था। तो ये आपका जो है जतोई का टेबल है जिसमें डिफरेंसेस बताए हुए हैं प्री सेप्टल और ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के। तो अभी इसमें हमने देखा कि प्रोसेस जो होती है वो ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में होती है। ऑक्यूलर मोटिलिटी जो पेनफुल और रिस्ट्रिक्टेड होती है वो भी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में होती है। विजुअल एक्टिविटी जो होती है वो भी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में कम हो रही होती है। कलर विजन भी ऑर्बिटल सेलुलाइटिस में कम हो रही होती है। और पिपिलरी रिफ्लेक्स जो होता है वो भी हमारे पास जो है वो जो मतलब पिपिलरी रिफ्लेक्स होता है वो भी ख़राब हुआ होता है इन केस ऑफ ऑर्बिटल सेलुलाइटिस, जबकि प्री सेप्टल सेलुलाइटिस में ये सारे केसेस नहीं होते, ठीक है। और एक और चीज़ है कि फ़ीवर जो होता है ना वो भी हमारे पास ऑर्बिटल सेलुलाइटिस के पेशेंट्स में होता है, ठीक है, जबकि ये जो होते हैं पेशेंट्स प्री सेप्टल के उनमें फीवर नहीं होता। दिस इज़ ऑल अबाउट इट।